हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 22। तो दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ में आपके 120 प्रश्न रहेंगे, जहां से आप उसकी पूरी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आंसर शीट भी दी हुई है, जिससे आप इसकी पूरी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम जीके के 50 प्रश्न कंप्लीट कराएंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले प्रश्न से। पहला इस प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं। चिली के, मैक्सिको के, न्यूजीलैंड के या फिर दक्षिण अफ्रीका के। तो जो माओरी जनजाति होती है वो पाई जाती है न्यूजीलैंड में। कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। न्यूजीलैंड की जो लगभग 15% आबादी है, कितनी 15% जो आबादी है वो यही माओरी लोग पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं माओरी लोग। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किस स्थान पर किया था? यानी करो या मरो का नारा कहाँ दिया था? बॉम्बे में, कोलकाता में, लाहौर में या फिर दिल्ली में? तो इसका सही आंसर है, ये दिया था इन्होंने बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। करो या मरो का आह्वान किया था बॉम्बे में। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 में हुई थी, बम्बई में, बॉम्बे में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये बॉम्बे में हुई थी उस समय। और बॉम्बे में ही एक मैदान था, ग्वालियर टैंक मैदान। कौन सा था? ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी जी के द्वारा ये करो या मरो का नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। बॉम्बे में करो या मरो का नारा या आह्वान किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1858 में, 1916 में, 1905 में या 1885 में? तो इसका सही आंसर है, ये हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ये 28 से 31 दिसंबर के बीच हुआ था। 28 से 31 दिसंबर के बीच हुआ था। 28 से 31 दिसंबर 1885 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये बॉम्बे में ही हुआ था, यानी कि बम्बई में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी सॉल हिमालय में जंगली साकिन के ऊन से बनाई जाती है? सुजानी कढ़ाई की हुई सॉल, शाहतूत सॉल, उपादा जामदानी सॉल, पुट्ठकुल्ली सॉल। तो जो जंगली साकिन होता है उसके ऊन से बनाई जाने वाली सॉल होती है, उसको कहा जाता है शाहतूत सॉल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर स्पीकर? तो इसका सही आंसर है, जो भारत राष्ट्रीय एकता परिषद होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, कौन सा पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को ग्रहण करता है? तो वो कौन सा पोषण है? समपोषी पोषण, सूक्ष्म पोषण, विषमपोषी पोषण या उपचयी पोषण? तो इसका सही आंसर है, ये है विषमपोषी पोषण। जो अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जो जटिल अवयवों को ग्रहण करता है वो होता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी जो पोषण होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है शाकाहारी। कौन सा होता है? ये होता है शाकाहारी, मांसाहारी और एक एक होता है सर्वाहारी। कौन सा होता है? सर्वाहारी। और एक होता है अपघटक। कौन सा होता है? अपघटक। तो विषमपोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 4, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपघटक। ठीक है दोस्तों,
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? सूरजमल को, रानी गाइडिन्ल्यू को, बिरसा मुंडा को या लक्ष्मण नायक को? तो जो जाटों का प्लेटो कहा जाता है वो कहा जाता है सूरजमल को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। सूरजमल राजस्थान, कहाँ के? राजस्थान के एक जाट शासक थे। कौन थे? राजस्थान के एक जाट शासक थे सूरजमल। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है जाटों का प्लेटो। ऑप्शन नंबर 1 सूरजमल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खेल यानी स्पोर्ट में खेलते समय एकजुटता होती है, यानी कि ग्रुप बनाकर जिस खेल में खेला जाता है? तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है बास्केटबॉल, लॉन्ग जंप, गोला फेंक या 100 मीटर स्प्रिंट। तो इसका सही आंसर है जिसमें एकजुटता पाई जाती है वो होता है बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। इसमें ग्रुप बनाकर खेला जाता है, जबकि लॉन्ग जंप, गोला फेंक और 100 मीटर की जो स्प्रिंट होती है इसमें एकल रूप से खेला जाता है, यानी कि एक एक करके खेला जाता है। लेकिन बास्केटबॉल में ग्रुप बनाकर, टीम बनाकर खेलते हैं, इसलिए इसमें एकजुटता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? आल्प्स पर्वत, यूराल्स, हिमालय या एंडीज? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। कौन सी अमेरिका? दक्षिण जो अमेरिका है उसमें पाई जाती है एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसकी जो लगभग लंबाई है वो है 9000 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 9000 किलोमीटर है। और ये दक्षिण अमेरिका के कुल 7 देशों से अपनी सीमा बनाता है। ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको कहते हैं IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? अंतरराष्ट्रीय विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई क्षेत्रीय विकास बैंक या फिर विश्व बैंक? तो इसका सही आंसर है IBRD को विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और जो विश्व बैंक का मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन DC। क्या है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है 11, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती हैं। किस रूप में होती हैं? समांतर सीधी लाइनें होती हैं, कोणीय लाइनें होती हैं, परावर्तीय लाइनें होती हैं या फिर लंबवत लाइनें होती हैं? तो जो परिनलिका होती है उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो समांतर सीधी लाइनों में होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माता जातियों और ग्राम समुदाय के बीच व्यवस्था को क्या कहते हैं? मनसबदारी प्रणाली, जागीरदार प्रणाली, जजमानी प्रणाली या जब्ती प्रणाली? तो जो आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माता जो होते हैं और ग्राम समुदाय के बीच में जो व्यवस्था होती है उसको कहा जाता है जजमानी प्रणाली। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इस प्रणाली को कहा जाता है जजमानी प्रणाली। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, प्रतिरोधक में बिखरी हुई विद्युत ऊर्जा को के रूप के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो प्रतिरोधक के रूप में जो बिखरी हुई विद्युत ऊर्जा होती है उसको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? W बराबर B गुणा T अपॉन I अपॉन B गुणा T, W बराबर V इंटू I इंटू T या फिर W बराबर T अपॉन V इंटू I। चौथा ऑप्शन है W बराबर V अपॉन IT। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, W बराबर V इंटू I इंटू T को प्रतिरोधक के बिखरी हुई विद्युत ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन देखेंगे इसमें 19 मौलिक कर्तव्य, 11 कर्तव्य, 16 कर्तव्य या 20 कर्तव्य? तो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। कितनी संख्या है? 11 है। लेकिन दोस्तों जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसके द्वारा
भारतीय संविधान के भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के ए में, अनुच्छेद 51 ए में कुल 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। कितने? 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, लेकिन इसमें 11वां जो मूल कर्तव्य था वो 82वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में शामिल किया गया था। तो वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से क्या अवक्षेपण का प्रकार है? ओला, पाला, कोहरा या धुंध? जो अवक्षेपण का प्रकार है वो है ओला। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है ओला। अगला प्रश्न है 16, सेलुलर श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग करके संश्लेषित अणु क्या है? तो जो सेलुलर श्वसन होता है उसके दौरान जो ऊर्जा का उपयोग करके संश्लेषित अणु क्या होता है? ऊर्जा, प्लेटलेट, एटीपी या ग्लूकोज? तो इसका सही आंसर है वो अणु होता है एटीपी। क्या होता है? एटीपी। जो सेलुलर श्वसन में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को तोड़ के एक ऊर्जा मुक्त की जाती है और उस ऊर्जा का प्रयोग करके एटीपी का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 17, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल, सरदार बलदेव सिंह, जगजीवन राम, जवाहरलाल नेहरू? तो सबसे पहले तो ये देखिए, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1946 में। अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी, जिस समय रक्षा मंत्री बनाए गए थे सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह को क्या बनाया गया था? उस समय रक्षा मंत्री बनाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है? गोदावरी का, कावेरी का, नर्मदा का या माही का? तो इसका सही आंसर है यह है गोदावरी नदी का प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है। यानी बेसिन क्षेत्र कहां कहां तक ये जल फैलाती है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है। गोदावरी नदी की लंबाई कुल 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक से होता है। महाराष्ट्र के नासिक से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। किस में? बंगाल की खाड़ी में जाके ये मिल जाती है। तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी का प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है 19, पेट्रोलियम के कच्चे माल का उपयोग करने वाली सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार की जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उनको सीएनजी पेट्रोलियम कहते हैं, आदर्श रसायन कहते हैं, पॉली पेट्रोलियम कहते हैं या पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं? तो इसका सही आंसर इनको कहा जाता है पेट्रोकेमिकल। उनको क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल कहा जाता है। पेट्रोलियम के जो कच्चे माल होते हैं उसका उपयोग करने वाली सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें पेट्रोकेमिकल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ई श्रीधरन, वर्गीस कुरियन, चिदम्बरम सुब्रमण्यम या फिर एम एस स्वामीनाथन? तो इसका सही आंसर है यह है वर्गीस कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन है। और ये कब हुआ था? ये 1970 के दशक में हुआ था। 1970 के दशक में हुआ था। यहाँ पर डेयरी विकास आंदोलन चलाए गए थे जिसकी वजह से ये श्वेत क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले यहाँ देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका मुख्यालय कहाँ है? बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास या कोलकाता? तो इसका सही आंसर है मद्रास। मद्रास के भी अड़यार में, मद्रास के भी अड़यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बनाया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। और इसकी जो स्थापना की थी ये किसने की थी? ये की थी मैडम ब्लैथवर्थ और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में इसका मुख्यालय भारत के मद्रास में अड़यार में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन मानव में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है?
कौन हटाता है? नेफ्रॉन, मूत्रमार्ग, मूत्राशय या कैपिलरी ट्यूब? तो इसका सही आंसर है ये हटाता है नेफ्रॉन। तो दोस्तों नेफ्रॉन क्या होता है? ये होता है किडनी, यानी जिसे बोलते हैं वृक्क। वृक्क की सबसे छोटी जो इकाई होती है कार्यात्मक और संरचनात्मक, यानी कि कार्य के रूप में भी और संरचना के रूप में जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ये क्या करता है? जो मानव में जो घुलनशील नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं जो के रूप में जो उत्सर्जित होते हैं उनको हटाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? लीबिया में, चीन में, दक्षिण कोरिया में या फिर सूडान में? तो विश्व में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था लीबिया में। कब किया गया था? 1922 में किया गया था। कब किया गया था? 1922 में किया गया था। यहाँ पर 58 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 17? तो इसका सही आंसर है जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2, अल्पसंख्यकों के हितों की जो रक्षा की जाती है उसका वर्णन अनुच्छेद 29 में किया गया है। अगला प्रश्न है 25, पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? अल्कोहल, ईथर, अम्ल या फिर क्षारक? तो जो पानी में घुलनशील क्षार होते हैं उनको क्षारक कहा जाता है। क्या कहते हैं? उनको क्षारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, उस पुर्तगाली खोजकर्ता का क्या नाम था जिसने वर्ष 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? कोलंबस, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क या फिर वास्को डी गामा? तो 1498 में जिसने समुद्री मार्ग की खोज की थी वो थे वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ये किस सागर से होके आया था? ये आया था अटलांटिक महासागर से होते हुए। किस महासागर से? अटलांटिक महासागर से होते हुए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, युद्ध, वाहन आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है? राज्य आपातकाल के नाम से, सैन्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या फिर राष्ट्रीय आपातकाल? तो इसका सही आंसर है, इसको कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। और दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल ये किसके द्वारा लगाया जाता है? ये लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है? मनमोहन सिंह को, अमर्त्य सेन को, जवाहरलाल नेहरू को या फिर महालनोबिस को? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है महालनोबिस को। किसको बोला जाता है? महालनोबिस को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। महालनोबिस को दोस्तों भारतीय सांख्यिकी के जनक भी कहा जाता है। जो भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है, भारतीय सांख्यिकी का जनक किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है महालनोबिस को। इन्होंने 1932 ईस्वी में, कब? 1932 ईस्वी में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किस रूप में है? वित्त आयोग का प्रावधान किस रूप में है? वो प्रशासनिक निकाय है, प्रशासनिक निकाय या फिर अर्ध न्यायिक निकाय है या फिर न्यायिक निकाय है या अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है? तो इसका सही आंसर है जो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है वो एक अर्ध न्यायिक निकाय है। कैसा निकाय है? अर्ध न्यायिक निकाय है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जुआरी नदी, शरावती नदी, मंडोवी नदी या फिर ताप्ती नदी? तो दोस्तों जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में। कहाँ पर? कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है, शिमोगा जिले में। अगला प्रश्न है 31, निम्न में से किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है? बैडमिंटन में, शतरंज में, कबड्डी में या फिर खो खो में?
तो जिस खेल में नेट की आवश्यकता होती है उसमें वो होते हैं बैडमिंटन। क्या होता है? बैडमिंटन में नेट की आवश्यकता होती है, जबकि शतरंज, कबड्डी और खो खो में नेट की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमूर, मेकांग नदी, साल्विन नदी या चायो फ्रायो नदी? तो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी होती है मेकांग नदी। कौन सी नदी है? मेकांग नदी है। इसकी कुल लंबाई 4900 किलोमीटर है और ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? चीन से है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? चीन से है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, शब्द जंप बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल? तो इसका सही आंसर है बास्केटबॉल में जंप बॉल का प्रयोग किया जाता है। जब भी खेल शुरू किया जाता है तो बॉल को ऊपर उछाला जाता है, जिसको जंप बॉल कहते हैं। तो बास्केटबॉल में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, कौन खेल के प्रशिक्षण में आत्मविश्वास बढ़ाने, मनोबल मजबूत करने में मददगार होता है और एक मित्र तथा परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है? तो वो कौन होता है? कोच होता है, रेफरी, अंपायर या खेल मंत्री? तो इसका सही आंसर है वो होता है कोच। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। जो क्या करता है? एक मित्र तथा परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है, वो होते हैं कोच। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर, एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर या फिर सेरीकल्चर? तो इसका सही आंसर है, जो मधुमक्खियों के पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहा जाता है। वर्मी कल्चर कहा जाता है केंचुओं के पालन को क्या कहा जाता है? और सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम पालन के सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 36, एक विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जीवी मावलंकर, महात्मा गांधी या फिर एचसी मुखर्जी? तो इसका सही आंसर है, पहले जो अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों क्या हुआ था कि एक विधायी निकाय, जो सबसे पहले जो आम चुनाव हुए थे वो 1951-52 में आम चुनाव सबसे पहले हुए थे। कब हुए थे? 1951-52 में, जबकि पहली लोकसभा 1952 में जाके तैयार हुई थी। कब हुई थी? 1952 में बन के तैयार हुई थी। तो उस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे लोकसभा के, जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 37, उर्दू शब्द तलाक से क्या तात्पर्य है? ग्राम प्रमुख को कहा जाता है तलाक, विवाह विच्छेद को कहा जाता है या फिर राजस्व निर्धारण या फिर न्यायिक अधिकारी? तो इसका सही आंसर है, तलाक का जो तात्पर्य है वो है विवाह विच्छेद, यानी कि विवाह से अलग होना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है, अपतानी जनजाति भारत के किस प्रदेश से है, यानी किस प्रदेश में निवास करती है अपतानी जनजाति? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है इसमें लक्षद्वीप, अंडमान और द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही आंसर है, जो अपतानी जनजाति पाई जाती है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है और ये अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के जीरो घाटी में निवास करती है। किस घाटी में निवास करती है? जीरो घाटी में निवास करती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है, बंगाल और बिहार और उड़ीसा में भी किया गया था क्या? 1793 में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग या फिर कैनिंग? तो इसका सही आंसर है, ये किया था चार्ल्स कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में एक स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अगला प्रश्न है 40, इसके घटक रंगों में श्वेत प्रकाश का विखंडन क्या कहलाता है? अपवर्तन, प्रतिबिंब, अपवर्तक सूचकांक या फिर प्रकीर्णन? तो इसका सही आंसर है, ये कहलाता है प्रकीर्णन। श्वेत प्रकाश का विखंडन प्रकीर्णन कहलाता है। अगला प्रश्न है 41, औद्योगिक नीति संकल्प को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? 1946 में, 1956 में, 1936 या 1966? तो औद्योगिक नीति आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन भारत में
संसद के द्वारा 1956 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1956 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई थी? 1989 में, 1981, 1979 या फिर 1991 में? तो इसका सही आंसर है, भारत में जो नई आर्थिक नीति प्रारंभ की गई थी वो की गई थी 1991 में शुरू की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे जिनके द्वारा नई आर्थिक नीति प्रारंभ की गई थी 1991 में। अगला प्रश्न है 43, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वे बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? और उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है, तो क्या बन जाते हैं वे? असंतुलित, संतुलित, दुर्गंधयुक्त या फिर किण्वन? तो इसका सही आंसर है, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वे दुर्गंध युक्त बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? दुर्गंध युक्त बन जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो जैसे जो खाना होता है, जैसे कि जिसमें वसा और तेल पाए जाते हैं, उनमें क्या मिलाया जाता है? उनमें मिला दिया जाता है एक एंटीऑक्सीडेंट नामक पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे क्या है वे खराब नहीं होते हैं, ना ही दुर्गंध युक्त बनते हैं। अगला प्रश्न है 44, वह अधिकतम अवधि सीमा क्या है जिसमें राज्य धन विधेयक को पारित कर सकती है? 30 दिन, 14 दिन, 7 दिन या फिर 60 दिन? तो इसका सही आंसर है 14 दिन। वह अधिकतम सीमा क्या है? वो 14 दिन है जिसमें राज्य धन विधेयक को पारित कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो धन विधेयक, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका अनुच्छेद है 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है और धन विधेयक केवल लोकसभा, किसमें? लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में। अगला प्रश्न है 45, कुश्ती को भारतीय शैली, कुश्ती की भारतीय शैली को के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तीरंदाजी के रूप में, कुश्ती के रूप में, एथलीट या चेस? तो दोस्तों कुश्ती को भारतीय शैली में कुश्ती के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 46, भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग, 20 भाग, 27 भाग या फिर 23 भाग? तो भारत के संविधान में वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में कितने भाग हो चुके हैं? 25 भाग हो चुके हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी जो कि वर्तमान में 12 हो चुकी हैं। उस समय 395 अनुच्छेद थे जो कि लगभग आज 470 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। अगला प्रश्न है 47, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में, बेंगलुरु में, देहरादून में या कोयम्बटूर में? तो इसका सही आंसर है, ये स्थित है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी में स्थित है। अगला प्रश्न है 48, संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? 97 विषय, 110 विषय, 47 विषय या फिर 52 विषय? तो जो संघ सूची में मूल रूप से जो विषय थे वो थे 97। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। लेकिन वर्तमान में जो संघ सूची में विषय हैं 97 से कितने हो चुके हैं? 100 हो चुके हैं। और जो राज्य सूची थी, कौन सी? राज्य सूची में 66 विषय थे जो कि वर्तमान में 61 हो चुके हैं। और एक समवर्ती सूची में 47 थे जो कि लगभग आज 52 हो चुके हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 49, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की किस देश के द्वारा मेजबानी की जाएगी, यानी की गई है? जापान, इंग्लैंड, चीन, पोलैंड? तो इसका सही आंसर है, जापान की राजधानी टोक्यो में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है 50, निम्न में से कौन उच्च उपज किस्म HYB का प्रयोग करके बड़ी मात्रा में अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए जाना जाता है? तो हरित क्रांति में प्रयोग किया गया था, फसल क्रांति में, श्वेत क्रांति में या फिर गुलाबी क्रांति में? तो इसका सही आंसर है, इसका प्रयोग किया गया था यह हरित क्रांति में। कब? हरित क्रांति में HYB किस्म के जो बीज की प्रयोग करके उत्पादन के लिए वृद्धि की गई थी। किसमें? हरित क्रांति में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो दोस्तों हमारे 50 प्रश्न GK GS के कंप्लीट हो चुके हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों, जय हिंद।